हाय गाइस, कैसे हैं? तो पढ़ाई चल रही है, नहीं चल रही? सीरियसली बहुत ज्यादा टाइम हो गई, वीडियो नहीं आई थी लास्ट वीडियो के बाद यहाँ पर बात की थी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। और नेक्स्ट वीडियो सर थर्ड चैप्टर। अच्छा, थर्ड चैप्टर के लिए वो चैप्टर है जिसके अंदर मैंने आप लोगों को नोट्स नहीं दिए हुए, जरूरत भी नहीं थी। मैंने कहा इसमें सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के अंदर हमें पूरी तरह से एनसीईआरटी फॉलो करना है। Yes, we need to follow word to word the NCERT. Why we need to follow NCERT for this particular chapter? क्योंकि आप चेक करो इस बार जो रिडक्शन ऑफ कोर्स हुई उसमें हमें थर्ड चैप्टर में किस तरह की कोई रिडक्शन नहीं दी। सब पूरा का पूरा चैप्टर वही रहा। और यहाँ पे है क्या, नॉर्मली इट्स ऑल अबाउट डिस्प्यूट्स। अभी डिस्प्यूट्स है क्या, आपको पहले क्लियर होता है। लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, लॉ को पढ़ा, आर्बिट्री लॉ पढ़ा, कौन सी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट के क्या कॉन्सेप्ट होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट क्या, फ्री कंसेप्ट क्या है, वो सब वहां पढ़ा। लेकिन आज हम बात करें थर्ड चैप्टर की। यार थोड़ी क्लास ना लेंदी हो जाएगी, थोड़ी पेशेंस आप बैठना, बहुत सारी चीज निकालना। एंड प्लीज चेक आउट योर एनसीईआरटी, आज उसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली। तो जो स्टूडेंट सोचे कि सर इस चैप्टर के अलग से नोट्स दोगे, नहीं, इस चैप्टर के नोट्स नहीं दूंगा मैं, ये चैप्टर आपको पूरा एनसीईआरटी फॉलो करना है। अब आपने कहा सर कैसे करना है, किन चीजों को क्लियर करेंगे और कॉन्सेप्ट कहां से शुरू होते हैं, तो यहां से शुरू होती है हमारी क्लास। आपने बोला चैप्टर का नाम आर्बिट्रेटनेस। सर व्हाट इज आर्बिट्रेटनेस? नॉर्मली किसी भी चीज को डील करने के लिए डिस्प्यूट को रिसॉल्व करना है। किसी भी तरह के डिस्प्यूट को रिसॉल्व करना है। व्हाट इज डिस्प्यूट्स? डिस्प्यूट्स लीगल टर्म्स में अगर मैं बोलूं किसी प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हो गया या किसी इश्यू को कॉन्ट्रैक्ट किया था किसी तरह, उसमें आगे जाके दिक्कत आ गई तो रिसॉल्व करते हैं। अब रिसॉल्व करने के लिए पूरा चैप्टर ही वेस्ट करना है आपने। तो सर आर्बिट्रेशन, ट्रिब्यूनल, एडजस्टिंग और ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तीनों चीजें घुमा फिरा के एक ही आती है। लुक एट हियर, द आर्बिट्रेशन अ फॉर्म ऑफ एडीआर। सो व्हाट इज एडीआर? क्या है? सर वही आप बोल रहे हो, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। एडीआर और अ वे टू रिसॉल्व अ डिस्प्यूट। ट्रांसजेक्शन क्या करता है? अ लीगल प्रोसेस टू सॉल्व अ डिस्प्यूट। अब लीगल प्रोसेस की बात करूं या इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने की बात करूं तो पूरा होता है। आपने कहा सर एनसीईआरटी के 4 से 5 पार्ट पे पूरे चैप्टर को बांट दिया। अब वो 4 से 5 पार्ट क्या है, उनको कैसे करना है, करने का तरीका होगा, उसको देख लेते हैं। पहले तो क्या करो, एनसीईआरटी निकालो। देखो इस पूरी क्लास के अंदर मैं भी एनसीईआरटी लूंगा हाथ में और मैं आपको बताऊंगा हमें कैसे पढ़ना है। वो पढ़ने का तरीका क्या होगा है, रिमेंबर गाइस, 3 चैप्टर हो जाएंगे इसके बाद, जस्ट 4 more टू डू, सिर्फ 4 और। तो अब ज्यादा टाइम लेंगे, we're going to crack the entire course within this 10 to 15 days। पूरा कोर्स खत्म करिए, फिर हर चीज को थॉरोली पढ़ते जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। तो हम आते हैं सीधा चैप्टर थर्ड के ऊपर। yes I'm having the एनसीईआरटी विद मी। अब ये एनसीईआरटी आपके पास में होनी चाहिए। सीरियसली आपने कहा एनसीईआरटी हाथ में ले ली, चैप्टर थर्ड आ गया, शुरू हुआ, तो आपने सबसे पहले देखना इसमें ऑब्जेक्टिव दिए हैं। सो वी डू हैव ऑब्जेक्टिव। वेरी फर्स्ट आपके पास ऑब्जेक्टिव है। आपने कहा टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। नाउ एडवर्सल सिस्टम, व्हाट डज मीन बाय एडवर्सल सिस्टम? एडवर्सल नॉर्मली क्या होता है, जब एक एक्शन पे रिएक्शन आता है तो हम उसको बोलते हैं एडवर्स। तो एडवर्सल सिस्टम, देन investigative system, alternative dispute resolution, arbitral agreement, setting aside of an arbitral award for enforcement of arbitral award, evaluation and facilitate mediation and conciliation। अब यहाँ पे हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है, सबसे पहला पार्ट एडवर्सल एंड इनकॉस्टेबल सिस्टम। क्या है यार ये रीडिंग तो आप लोगों को भी आती है। आई एम रीडिंग दिस बुक फॉर यू, सीरियसली मुझे जरूरत नहीं है। आई नो दैट यू आर गुड रीडर, यार गुड रीडर है बट लॉ की नॉलेज नहीं है। एक अच्छा रीडर चीजों को समझ सकता है एक रीडिंग के साथ, जब उसको पहले ही एक आइडिया दे दिया जाए। तो यहाँ हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करें एंड व्हाई आई हैव जस्ट प्रिस्क्राइब कि यार इस चैप्टर के प्लीज एनसीईआरटी को फॉलो करना। अब उसको सॉल्यूशन मिल रहा है। हियर रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट। every legal system in the world can be broadly classified into two models, adversarial and incontestable। सर adversarial तो हम समझते हैं क्या है, अभी इनकॉन्टेस्टेबल क्या है उसको समझेंगे। Here, कहता both the system aim at dispensing justice, but they differ in their techniques and adjustment of justified delivery mechanism। Sorry, every system has strong norms। सर हर किसके अपने कौन होते हैं। तो मैंने कहा फर्स्ट सिस्टम एंड सेकंड सिस्टम दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, रिसॉल्व करेंगे डिस्प्यूट्स को। लेकिन डिस्प्यूट पे हम काम कैसे करेंगे और हम रिजल्ट कैसे लेके आते हैं, वो यहाँ बता रहा है इन द सेकंड पार्ट। But the define the techniques of adjustment and justice delivery mechanism. Therefore, the classification become important. Let us understand the meaning of each system and the main difference between. पहला, adversarial system। अब यहाँ पे इसको ना प्लीज हाईलाइट रहे।
नहीं है तो हाईलाइट करो, नहीं तो पेन से अंडरलाइन करना इसको। The parties in the legal proceeding develop their own theory of the case and gather evidence to support their claim. अब जब भी हम एडवर्सल की बात करते हैं तो दोनों पार्टी क्या करती हैं, अपने अपने क्लेम को सेट करने के लिए क्या करते हैं, प्रूफ इकट्ठा करते हैं। सॉरी, अब मैंने क्या किया, मैंने अपने पॉइंट को ठीक करने के लिए अपने प्रूफ इकट्ठे किए, आपने अपने पॉइंट से लेके, हम दोनों क्लेम कर रहे हैं, सीधे हम दोनों क्लेम कर रहे हैं, हम दोनों अपनी तरह सही भी हो सकते हैं कि हम सिर्फ एक पार्टी को सुन के क्लेम नहीं कर सकते। कहते the parties are cited by the lawyers who take a proactive role in delivering justice to litigation. The lawyer gather evidence and even participate in cross-examination, security or evidence represented by the other disputing parties. The role of the judge decision maker is rather passive, or the judge decides the case based solely on evidence or argument presented by the parties by the lawyer. Sir, ये तो हो गया adversarial role. अब तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक पूरी प्रोसीडिंग बताते हैं कि क्लेम कौन कर रहा है, क्लेम करने के क्या क्या बेसिक्स हैं जिनको लेके चलता है, और जो दूसरी पार्टी है जो जज करती है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। वो कभी भी अपने हिसाब पे चीजें नहीं बदलेगी, वो हमेशा एविडेंस पे ही डिसीजन लेगी। देन जंप टू नेक्स्ट पॉइंट, कहते हैं इन कोस्टोरियल। अब इन कोस्टोरियल क्या होता है सर, जहाँ पे क्वेश्चनरी आ रही है, क्वेश्चनरी काम करेगी, इसको ध्यान रखना। The in question system, the judge decision maker takes a center stage in the dispensing justice. So यहाँ पे जज एक सेंटर स्टेज पे है जो डिसीजन मेकर क्या सही है और क्या गलत है। क्या the role of the judge decision maker is active as he or she determine the facts issued in dispute. सर यहाँ पे पूरा रोल जज का, जज कैसे डिसीजन लेता है, उसके क्या कॉन्सेप्ट है, किनको फॉलो कर रहा है। The judge decision maker also decide the manner in which the evidence must be presented before the court. For example, the judge may decide to present issue a specific form of evidence that is oral or a documentary or a combination both. वे जज के हाथ में, सोचो अगर जज उसको फेवर कर रहा है, I cannot win the case. When judge is favoring somebody, तो सर ये तो इनक्वेश्चनेबल होगा ना, हम तो क्वेश्चन नहीं कर सकते, we don't have a right. अच्छा, there are certain countries those are being dealing with the certain issues nowadays. अब कई कंट्रीज में होता है हर किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। हमारी कंट्री में हर आदमी आके बोल सकता है, सीरियसली कोई भी उठ के किसी को दे सकता है। आप अपने प्रधानमंत्री को गाली देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, दे सकते हैं, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। फेसबुक से इन चीज़ों भरी होती है, हमने कहा सर ये भी लीगल पार्ट है, तो इसके लिए कोई एक्शन प्रोविजन पैनल होना चाहिए। तो यहाँ आप इनक्वेश्चनेबल है, हम अपने हिसाब से डिसीजन दे सकते हैं। अब ये ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। Here कहता है therefore the model of adjection also known as an intervention investigation model. Furthermore, in such a system, less reliance is placed on cross-examination and other techniques, often used by lawyers to verify evidence of opposing counsel. तो यहाँ हमारे पास आ गया पहला एडवर्सरल, जहाँ पे दोनों के दोनों आएंगे, अपने पॉइंट्स को रखेंगे, क्लियर होते हैं ठीक है, नहीं होते तो ठीक है। दूसरी तरफ जज डिसीजन लेगा कि क्या करना क्या नहीं करना, इनक्वेश्चनेबल। कम अप नेक्स्ट पॉइंट, सर कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी है, जैसे कि द मेन एडवांटेज एडवर्सल सिस्टम इंक्लूड, सर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस, प्लीज इनको खाली रीड कर लेना, कुछ ज्यादा नहीं है। ये क्या आएगा आपको सर, इसमें डिफरेंशिएट आ सकता है, यस द डिफरेंशिएशन कैन कम। तो ये सबसे इजी पार्ट था एंड आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा। तो पहले के लिए ना पेपर में आएगा कन्फर्म इस बार। जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट, आई डोंट थिंक ये आपको क्लियर नहीं हुआ सर, डोंट थिंक व्हाई आई नीड नॉट थिंक, ये आपके लिए, अगर आप नहीं समझ पाते तो प्लीज मुझे नहीं कहना कि सर ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, इस पॉइंट को दोबारा से क्लियर किया जाए। तो एडवर्सल और इनक्वेश्चनेबल दोनों के दोनों पॉइंट क्लियर है। जब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, सर अगर ये केस ना हो तो हम क्या करते हैं, मैं ऑल्टरनेटिव यूज पे आता हूँ। अब उस ऑल्टरनेटिव यूज को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं और कैसे समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना भी जरूरी है। Here, alternative dispute resolution system refers to use of non-adversarial technique. So what is non-adversarial technique? Or the adjustment of legal dispute. The history of area, yes, we do have a history of area, उसको clear करेंगे। In India, predates modern adversary model of Indian jurisdiction. Example दें, इतना सारा नहीं पढ़ते, ऐसा कहते हो पंचायती राज याद हो, पंचायत जहाँ पे हम क्या थे, पंचायत में जाते थे, अपनी फॉर्म बुलाते थे, पंचायत अपने आप डिसीजन ले लेती थी, उसको फॉलो किया था, वो उसी में डिसीजन ले लिया था। मतलब हमें लीगल कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हम पंचों के पास जाते थे, उनको बोलते, गांव कस्बों में आज भी होता कई जगह, जो डिसीजन ले लेते हैं, उनके पास इश्यू जाता है, वो इश्यू को डिस्कस करते हैं, वो चीज़ें फाइनलाइज कर दी जाती हैं।
तो अगर आप देखो यहाँ पे टिपिकल व्यू ऑफ द विलेज पंचायत इन इंडिया पिक्चर दी हुई आपको, हाँ वहाँ देखना। तो सर पहला क्लियर हो गया हमें, दूसरा जहाँ पे हमें क्या सर इसके बेनिफिट है और इसके डिसबेनिफिट भी है। तो मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों के हैं, उनको क्लियर कर लेंगे आप। 2 पॉइंट्स। आई होप कि अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, चीजें समझ में नहीं। बीच में 2 दिन बच्चे कहते हैं सर आप ना प्लीज अलग अलग पार्ट्स में वीडियो मत दो, एक साथ वीडियो ताकि हम पूरा क्लियर कर पाए। आई वॉज मेकिंग पार्ट्स ताकि आप इजिली क्लियर कर। हाँ लेकिन अगर आपको ऐसा करना दैट्स गुड फॉर मी टू कि यार पूरी जल्दी हो जाए, वो फिर हम डिटेल में पढ़ते रहेंगे। तो यहाँ हो गया सेकेंड पार्ट, पहला एडवर्स इम्पोर्टेबल हो गया, दूसरा गया एरिया। कम टू नेक्स्ट पॉइंट दैट इज टाइप्स ऑफ एरिया। अब सर ये एरिया के अलग टाइप, पंचायती राज के अलग टाइप हो गए। पहला आ गया आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन सर ये लिखा होगा आर्बिट्रेशन, अ फॉर्म ऑफ एरिया और वे ऑफ रिजॉल्व डिस्प्यूट। अब डिस्प्यूट को सॉल्व करना आपने, आप कैसे करते हो, करने का क्या तरीका है, किन बेसिक्स को फॉलो करते हो। यहाँ आगे टाइप्स है। सबसे पहले अब इसका मीनिंग जान लेते हैं, बुक में अलग लिखा होगा सीरियसली यार। Arbitrage is a term derived from the nomenclature of Roman law. Nomenclature of Roman law. Arbitrage is a private agreement of taking dispute to a less adverse or less formal or a more flexible form or abating the judgment of selected person instead of carrying it to the established court of justice. सर हम कोर्ट में नहीं लेके जाएंगे, हम क्या करेंगे वो घर में ही बैठ के सॉल्व कर लेंगे। घर में 4-6 लोग इकट्ठे होंगे, आसपास के जो होंगे कंसर्न होंगे उनको डिस्कस किया जाएगा और क्लियर करेंगे। अब इसके टाइप्स क्लियर कर लेंगे। टाइप्स इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको मेक श्योर दैट यू गाइस गोइंग टू रूल ऑफ ईच एंड एवरी टाइप। टाइप के लिए पिक्चर देख सकते हो, यस देयर इज अ पिक्चर जो बता रही है टाइप कौन से। तो यहाँ आ गए हम फर्स्ट टाइप के ऊपर, डोमेस्टिक आर्बिट्रेज। सो डोमेस्टिक घर का कोई भी काम हो सकता है, घर की फैमिली इशू हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, उससे लेके फॉर्न आपने बाहर से किस तरह कोई फॉर्म। अब मैं सारे बताऊंगा, ऐसे डिटेल दूंगा, आपको पूरी डिटेल बताऊंगी। पहला डोमेस्टिक, दूसरा फॉर्म, तीसरा एड हॉक, चौथा इंस्टीट्यूशनल, फिफ्थ स्टैट्यूटरी एंड द लास्ट इंटरनेशनल कमर्शियल। अब डोमेस्टिक की बात करते हैं, डोमेस्टिक है क्या एक्सप्लेन कर देते हैं यार, बाकी आप पढ़ते रहना अपने आप तसल्ली से। एंड आर्बिट्रेशन विद इंडियन पार्टीज विद द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इन इंडिया एंड रूल्स एप्लीकेबल फॉर इंडियंस। ये इंडियंस के लिए पूछ रहा है, इंडियन पे एप्लीकेबल है, डोमेस्टिक हो गया। कम टू द सेकंड वन, फॉरेन आर्बिट्रेज। An arbitrage where proceeding are concerned or conducted in a place outside India. जो इंडिया के बाहर है वहां प्रोसीडिंग हो रही है। इंडिया एंड अवार्ड इज रिक्वायर्ड टू एनफोर्स इन इंडिया, उसको एनफोर्स किया गया इंडिया में। नेक्स्ट वन एड हॉक, बहुत इजी है, नाम थोड़ा लगे। एन आर्बिटर विच इज गवर्न बाय पार्टीज देमसेल्व्स। सर जब पार्टीज अपने आप ही डिसीजन ले रही विदाउट रिसोर्स टू फॉर्मल आर्बिटर इंस्टीट्यूशन, फॉलो अप नहीं कर रही। इट मे बी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कैरेक्टर। Complex one, institutional arbitration. And arbitration with the party select a particular institution, किसी particular institution को follow up करती है, which in turn takes the arbiters forward and select the arbitration and laying out the rules, I repeat, applicable within arbitrary। उसके अंदर सर mode of obtaining evidence अगर है वो सारे इसमें आते हैं। Complex one, statutory, an arbiter which is a mandatory, I repeat, a mandatory imposed on the parties operation a law of status। अभी status मैटर करता है, applicable form होता है, वो आ गया कौन सा हमारे पास आ गया statutory। and the last international where the parties come from the different countries। arbitration laws at least one of the disputing parties is a resident of body or corporate other than India। तो यहाँ अलग अलग कंट्रीज के दो लोग आ गए, फॉरेन और इंटरनेशनल में ज़्यादा फर्क नहीं है, ये सिर्फ नाम आगे दिए गए। अब ओवरव्यू आप लो आर्बिट्रेशन पढ़ेंगे, इससे जरूरत नहीं है सीरीज, दिस नो नीड टू रीड दिस, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, टाइप्स को याद रखना है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, व्हाट द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। अब हम आ गए अमेंडमेंट्स पे। सो लॉ में अमेंडमेंट होती है, सीरीज हम क्या करते हैं बिल में चेंज लेके आते हैं, उसके लिए हम अमेंड करते हैं चीज़ों को। तो यहाँ अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। द 42nd, I repeat, the 42nd Amendment Act 1976 added Article 323A and 323B। एक आर्टिकल को प्लीज याद रखना, 42 अमेंडमेंट थी, 32A और 32AB, इसको याद रखना आपने। 323A and 323B on the Constitution of India, these articles empower the Parliament to set up the tribunal for adjudication of specialized dispute। से कौन कौन से? पहला, dispute pertaining to service condition of government officers के लिए जो। सेकंड, collection and performance of tax से related। थर्ड,
इंडस्ट्री एंड लेबर डिस्प्यूट। 4 मैटर कंसर्निंग लैंड रिफॉर्म्स, जहां भी लैंड रिफॉर्म्स की बात आती है। इलेक्शन डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टीज। एंड द लास्ट प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन फूड स्टफ एंड अदर अमेंडमेंट। ये सारा इसमें आता है। हमने सर इसको कैसे क्लियर करना है, इसके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, कि इनको फॉलो करना है, कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं है, इसको खाली एक रीडिंग करेंगे, दैट विल मोर देन एनफ, सीरियसली मोर देन एनफ। कम टू नेक्स्ट वन, मेडिटेशन एंड कॉन्सुलेशन। व्हाट इज मेडिटेशन? सत्य हाँ ऐसे हो, मैं सीरियस ले, मैं मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन के कॉन्सेप्ट में कॉन्सुलेशन क्या होती है, उसको कैसे क्लियर करते हैं। देखो सिर्फ 2 मिनट लगेंगे इसमें। क्या है मेडिटेशन? इज द मेथड ऑफ एड या ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन in which parties appoint a neutral third party who facilitate the mediation process in order to assist parties achieving an acceptable voluntary agreement. मीडिएटर को लाना, मेडिएशन में मीडिएटर को लाना, और वो मीडिएटर क्या करेगा, हम दोनों का डिसीजन करवा देगा। बिचौलिया बीच में लेके आना, सीधे से पुरानी बातें करते हैं, बिचौलिए की बात करते हैं, बिचौलियों को लेके आना, बीच में बिठाना, एंड ही इज गोइंग टू मेडिएट बिटवीन यू एंड द अदर पार्टी। वो दोनों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, दोनों के सारे डाउट्स को खत्म करेगा, और जो डिसीजन लेगा आप दोनों मान जाएंगे। आपका मेडिटेशन वो तीसरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सर मेडिटेशन कैन बी क्लासिफाइड टू फॉलोइंग ना, इवैल्यूएशन, जहाँ चीज़ को इवैल्यूएट करेगा क्या है, देन फैसिलिटेट करेगा चीज़ों को, ट्रांसफरेबिलिटी करेगा, मेडिटेट विद द एब्रिविएशन एंड ऑनलाइन मेडिटेशन, सारी चीज़ें करेगा। ये आप सिर्फ रीडिंग करेंगे ना तो प्रोसेस में क्लियर हो जाएगा। और इसकी इंपॉर्टेंस है एज पर एग्जामिनेशन नहीं, सीरियस नहीं, लेकिन हाँ आपको डाउट क्लियर हो चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट बताओ जी। बाद में बोलो सर आपने बताया था और हो गया हमारे साथ, हमें नहीं आया, पेपर में तो आया नहीं, आपने कहा था पढ़ो, तो मैंने आपको पहले बता दी। ये सिर्फ इंपॉर्टेंस हमें नॉलेज होनी चाहिए इसकी, इसके क्या यूज है वो बताओ जी। जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्या था लोक अदालत। सर इस पर याद कर लेना, लोक अदालत एक टाइम था, आज से 4 साल पहले लोक अदालत का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो चुका था, जो बार बार आ रहा था। तो लास्ट 3 ईयर्स इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन हाँ आपने लोक अदालत को क्लियर करना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ आया सबसे पहले लोक अदालत। कॉन्सेप्ट क्या लोक अदालत? इट्स अदालत ऑफ पीपल, सर पीपल्स जजमेंटल इंस्टीट्यूशन। हियर द कॉन्सेप्ट लोक अदालत पीपल्स कोर्ट। कह रहा है एन इन्वेंशन इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्लोबल लीगल जस्टिस। हाँ सर उसके अंदर इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन है। द इंस्टीट्यूशन लोक अदालत इन इंडिया एज पर द नेम सजेस्ट मीन्स पीपल्स कोर्ट। लोक स्टैंड फॉर पीपल एंड अदालत यू नो द कोर्ट। India has a long traditional history of such method being practiced in society. Goes to clever. तो हम इसको फॉलो करते हैं, शुरू चलता आ रहा है। इसके बेनिफिट और इसके डीमेरिट्स हमें आना चाहिए। तो बेनिफिट 3 है, ज़्यादा नहीं, 3 वो पढ़ लेते हैं। पहला, there is no court fee and even a case already filed the regular court. The fee, I repeat, paid will be refunded to dispute the settled at the लोक अदालत। सो रिफंड कर दी जाएगी, तो टेंशन नहीं रहेगी कोर्ट में ज़्यादा पैसा लगेंगे यार, तो वो रिफंड कर दी जाएगी आपको। सेकेंड, there is no strict application of procedure laws and disputing parties can directly interact with judges. वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। Then the decision of लोक अदालत is binding the parties and is ordered to capable executing through legal process. पूरा execute कर सकते हैं through a legal process. Come to next point. An overview of the laws of लोक अदालत। इसको यार खुद पढ़ना प्लीज, इसमें कुछ नहीं। अब आते हैं एम्बेड्समेंट पे। सर एम्बेड्समेंट है कौन, क्या होता है एम्बेड्समेंट, किसका कॉन्सेप्ट है सर? अच्छा याद होगा आपने अनसीन पैसे पढ़ा होगा इंग्लिश के अंदर, वहाँ हमने इसको पढ़ा था। नहीं याद तो ठीक है, वो यार केजरीवाल, यू मस्ट नो केजरीवाल कौन है। अच्छा केजरीवाल कहाँ से पैदा हुआ था, सीधे से कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ से आया था? सर ये आया था वो अन्ना हजारे आया था, उसके बाद आया था। और वो अन्ना हजारे जो आया था वो आया था इस बंदे को लेके। किसको? सर इसको बोलते हैं एम्बर्ट्समैन। सर ये एम्बर्ट्समैन है कौन, कहाँ से आया, इसका रूल क्या था? सर एक ऐसा आदमी था जो कि डिटेक्ट करेगा हर चोरी को। स्वीडन का कॉन्सेप्ट था। अब इस कॉन्सेप्ट को पूरा बताता हूँ, बुक की जरूरत नहीं है फिलहाल, बुक की जरूरत नहीं है। तो यहाँ इसने बोला कि ये बंदा क्या करता था, ये बंदा आता था और आके इन्वेस्टिगेट करता था। मीन्स किसी भी पोस्ट पे किसी भी आदमी के अगेंस्ट अगर आपने कंप्लेन की है तो बंदा सीक्रेटली पूरी इंक्वायरी करेगा, डिटेल लाएगा और ओमेंट्समेंट रिपोर्ट देगा, और उसके अगेंस्ट डिसीजन आएगा विद इन 59 और 60 डेज। एक टाइम तो बताऊँ, टाइम तो इससे कम था। बुक में पूरी डिटेल दी गई है और ये इंटरेस्टिंग है, कहानी की तरह पढ़ना बड़ा मजा आएगा। ये प्लान था उस टाइम जो अन्ना हजारे आया था और जहाँ से केजरीवाल जी पैदा हुए थे, वो आज
हमारा एससीएम बन गए। तो यहाँ आपने कहा ये कॉन्सेप्ट क्या था, कैसे आया, किन कॉन्सेप्ट लेके आया, तो कौन सा लोक अदालत, कौन सा ओम्बड्समैन, कहाँ पे आया, ऑलमोस्ट 6 years यूज सीएम दे रही कुछ भी नहीं है। तो पॉलिटिक्स ऐसी चीज है कि सारी चीजें सिर्फ फॉलो किया। लीगल जस्टिस ये सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन का एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट था जिसको डील किया गया। How a secret agent going to work against the people those been employing in a government services and doing right or wrong with the people of India or any other country people, उसके अगेंस्ट सर्च को अमेंडमेंट कहा गया। अब हमें ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए एंड आई होप यहाँ पे कि हमें ये चैप्टर पूरा क्लियर होगा एंड सीरियसली यू गाइस नीड टू फॉलो दिस एंड देयर बी नो प्रॉब्लम। For more, you know what to do. Bye, guys.